हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। पादप जगत के पार्ट 5 में बच्चों आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा बच्चों, हम लोग टेरिडोफाइट्स के क्लासेस की बात कर रहे थे। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे थे? टेरिडोफाइट्स की बात कर रहे थे और टेरिडोफाइट्स में हमने 4 वर्गों की बात की थी। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और फिलिसिनी। ठीक है, तो ये 4 वर्ग हमने टेरिडोफाइट्स में लास्ट में देखे थे। हमने साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, इनके लक्षण और उदाहरण हमने देख लिए थे। तो हमको किसकी बात करनी थी आज? इस लेक्चर में हम फिलिसिनी या फर्न्स वाले समूह की बात करेंगे। ठीक है ना भाई? तो सबसे पहला लक्षण आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये टेरिडोफाइट्स का सबसे बड़ा समूह है। हां, तो टेरिडोफाइट्स का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? फिलिसिनी। और इसमें कौन से टेरिडोफाइट्स शामिल होंगे? सभी फर्न्स, सारे के सारे फर्न्स किसमें शामिल होंगे? इसी में। तो इसमें क्या शामिल होंगे बच्चों? फर्न्स सम्मिलित होंगे। अब टेरिडोफाइट्स में उदाहरण पढ़ने से पहले इस फर्न्स के बारे में कुछ विशेष लक्षण पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहले बच्चों, फर्न्स की जो पत्तियां हैं वो बड़ी होंगी। ठीक है, तो फर्न्स में आपको क्या क्या लक्षण पते होने चाहिए भाई? तो पहला चीज तो आपको फर्न्स के बारे में पता होनी चाहिए कि इनकी पत्तियां बड़ी होती हैं, वह बहुशिरीय होती हैं। ठीक है ना? पत्तियों के अंदर शिराएं होती हैं जिन्हें वेन्स कहते हैं। हां, तो पत्तियों के अंदर कई सारे शिराएं पाई जाती हैं, बहुशिरीय होती हैं। और किस प्रकार का शिरा विन्यास देखा जाता है? सर्किनेट विनेशन। इसका मतलब बच्चों, अगर ये फर्न की एक पत्ती मैं बना दूं तो ये पत्तियां हैं, इनके अंदर ऐसे घुमावदार शिराएं देखी जाएंगी। ठीक है, तो इसे ही हम किस नाम से जानते हैं? सर्किनेट वेनेशन। तो इनकी पत्तियां बहुत बड़ी होंगी, पत्तियों में शिराएं भी अधिक होंगी और वो शिराएं घुमावदार होंगी। अंदर शिराएं कैसी हैं? घुमावदार। इसलिए इसे क्या कहते हैं? सर्किनेट विनेशन कहेंगे। तो पत्तियां बड़ी और सर्किनेट विनेशन, ये किसका लक्षण है? फर्न्स का। फिर दूसरा लक्षण बच्चों, इनके जो नर युग्मक हैं यानी एंथरोजोइड्स। ठीक है, फर्न्स के नर युग्मक यानी एंथरोजोइड्स, वो स्पाइरल आकार के होते हैं और मल्टीसीलिएटेड होते हैं। ठीक है, कैसे आकार के होंगे? स्पाइरल आकार के होंगे। ठीक है, और कई सारे सीलिया उनमें पाए जाएंगे, यानी वो क्या होंगे? मल्टीसीलिएटेड। तीसरा लक्षण, इनमें बहुकोशिकीय रोम भी पाए जाते हैं। रेमेंटा। ठीक है, तो इनके अंदर 3 विशेष लक्षण आपको फर्न्स में पता होने चाहिए। सबसे पहले जो पत्तियां हैं फर्न्स की वो बहुत बड़ी होंगी, बड़ी पत्तियां होंगी और उनमें सर्किनेट वेनेशन, उनके अंदर जो शिराएं हैं वो घूमी रहेंगी। फिर फर्न्स में जो नर युग्मक हैं यानी एंथरोजोइड्स जो हैं वो स्पाइरल आकार के होंगे और उनमें कई सारे सीलिया यानी वो मल्टीसीलिएटेड होंगे। और तीसरा लक्षण है कि इनमें बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं फर्न्स में, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? रेमेंटा कहेंगे। जिसे क्या कहा जाता है? रेमेंटा कहा जाता है।
तो ये कुछ विशेष लक्षण हैं जो आपको फर्न्स में याद रखने हैं। फिर उदाहरण, ठीक है, फिर सारा खेल ही क्या है, फिलिसनी के उदाहरण। तो पहले तो इसमें आते हैं हमारे पास उदाहरण में टेरेस, ड्रायोप्टेरिस और टेरिडियम। ठीक है ना भाई। तो फिलिसनी या फर्न्स के उदाहरण में हम सबसे पहले 3 बात करेंगे, टेरेस, ड्रायोप्टेरिस, टेरिडियम। इन सब को किस नाम से जाना जाता है? सन ब्रैकेन फर्न के नाम से जाना जाता है। तो टेरेस, ड्रायोप्टेरिस और टेरिडियम, इन तीनों को हम किस नाम से जानते हैं? सन ब्रैकेन फर्न के नाम से। फिर दूसरा उदाहरण आता है बच्चों एडियंशम। हाँ, एडियंशम। एडियंशम को हम मेडन हेयर फर्न भी कहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, इसे हम चलता हुआ वॉकिंग फर्न भी कहते हैं। चलता हुआ फर्न क्यों कहते हैं, सुनेंगे बच्चों। ये जो एडियंटम पादप है, हाँ, इस फर्न में ये जो फर्न होता है बच्चों, उसके जो पत्तियों के शीर्ष है, ठीक है, ये जो पादप है एडियंशम, उसके पत्तियों के शीर्ष जैसे ही मृदा या सॉइल के संपर्क में आते हैं, वो कायिक प्रवर्धन से नया एडियंशम बना देते हैं। फिर उस पत्तियों के शीर्ष जब मृदा या संपर्क में आते हैं सॉइल के, तो फिर एक नया फर्न बना देते हैं। तो ऐसा लगता है कि यह फर्न एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर चल रहा है, क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं, पत्तियों के शीर्ष हैं, वो जैसे ही मृदा के संपर्क में, सॉइल के संपर्क में आएंगे, वो एक नया पादप बना देंगे। नए पादप के पत्तियों के शीर्ष जैसे ही मृदा के संपर्क में आएंगे, वो वापस नया पादप बना देंगे। तो इस कायिक प्रवर्धन के कारण, वॉकिंग फर्न किस कारण कहते हैं भाई? कायिक प्रवर्धन के कारण। और कायिक प्रवर्धन कौन दिखाते हैं? पत्तियों के शीर्ष। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे चल रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वॉकिंग फर्न कहते हैं। फिर नेक्स्ट उदाहरण एजोला। हाँ, ये बहुत जगह पढ़ा था अपन ने। एजोला आपको पता होना चाहिए, सबसे छोटा फर्न है, सबसे छोटा फर्न है, जलीय यानी एक्वेटिक है, और ये एक जैव उर्वरक के रूप में काम करता है। जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर के रूप में। अब ये बायो फर्टिलाइजर के रूप में कैसे काम करेगा भाई? हाँ, ये नील हरित शैवाल के साथ सहजीविता दर्शाता है। याद आया? एनाबीना के साथ। ये एनाबीना के साथ सहजीविता दर्शाता है। एनाबीना क्या है भाई? नाइट्रोजन स्थिर करने वाली नील हरित शैवाल। तो नाइट्रोजन स्थिर करने वाली नील हरित शैवाल कौन सी है? एनाबीना। और एनाबीना के साथ सहजीविता कौन दर्शाता है? एजोला। इसलिए ये किसके रूप में काम करता है? जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम करता है। फिर दूसरा उदाहरण है ओस्मुंडा। इसे हम रॉयल फर्न कहते हैं। ये सजावट में यूज किया जाता है। होटल, रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा फर्न्स को सजाया जाता है, उसमें सजावट में ये ओस्मुंडा यूज किया जाता है। और मार्सेलिया। ठीक है, तो ये सब किसके उदाहरण हो गए भाई? ये सारे हमारे पास फर्न्स के उदाहरण हैं। टेरेस, ड्रायोप्टेरिस, टेरिडियम, एडियंशम, इसे वॉकिंग फर्न कहते हैं। एजोला को सबसे छोटा फर्न, ये जलीय है, जैव उर्वरक के रूप में काम करता है एनाबीना के साथ। और एनाबीना कौन है? नाइट्रोजन स्थिर करने वाली नील हरित शैवाल। उसके साथ सहजीविता कौन दर्शाएगा?
एजोला दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपके पास किसके उदाहरण हो गए भाई? ये फिलफर्न्स के। अच्छा, एक और चीज, सबसे बड़ा टेरिडोफाइट अगर आपको ध्यान रखना हो तो यहीं पर मैं लिख सकते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं, ऑल्सोफिला। ये सबसे बड़ा टेरिडोफाइट है। तो सबसे बड़ा टेरिडोफाइट कौन सा है? ऑल्सोफिला। ठीक है भाई, तो ये आपके पास किसके उदाहरण हो गए? टेरिडोफाइट्स के। ठीक है बच्चों, तो हमने टेरिडोफाइट्स तो देख लिया। तो हमने शैवाल से चालू किया था, एल्गी। शैवाल से अपन ने देखा ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के बाद अपन ने देखा टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के बाद अब हम किन पादपों की बात करेंगे? जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स का मतलब है अनावृत बीजी। ठीक है, तो अब हम किसकी बात करेंगे भाई? जिम्नोस्पर्म्स या अनावृत बीजी। अब पहली चीज तो इनको किन के नाम से जाना जाता है? इनको हम कहते हैं फैनेरोगैम्स विदाउट ओवरी, या पादप जिनमें बीजांड उपस्थित है। ठीक है, बीजांड का मतलब ओव्यूल्स उपस्थित है, अंडाशय यानी ओवरी अनुपस्थित है। ठीक है, मतलब ये पादप हैं, इनमें बीज तो बनेगा लेकिन फल नहीं लगते, है ना भाई? इनमें बीज तो होंगे लेकिन नग्न बीज होंगे। इसे हम कहते हैं नग्न बीज या नेकेड सीड्स। ठीक है, बीज तो बनेंगे क्योंकि इनमें बीजांड होगा, बीज तो बनेंगे लेकिन अंडाशय ओवरी नहीं होती, इसका मतलब फल नहीं होते। तो देखो बच्चों, इनमें बीज बनेंगे इसलिए इनको क्या नाम दे दिया है? फैनेरोगैम्स। जिन पादपों में बीज नहीं बनते थे वो सब क्या थे? क्रिप्टोगैम्स। तो अपन ने शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इनमें किसी में बीज नहीं बन रहे थे, सबको अपन क्रिप्टोगैम्स कहते थे। सबसे पहले बीज का निर्माण ही जिम्नोस्पर्म्स में हुआ। अनावृत बीजी हैं, बीज तो हैं लेकिन आवृत नहीं है, मतलब बीज तो है, फल नहीं है। बीज है मतलब बीजांड उपस्थित है लेकिन अंडाशय नहीं है, इसलिए फल नहीं है। इसलिए इनको फैनेरोगैम्स विदाउट ओवरी कहा जाता है। ठीक है, तो अब जिम्नोस्पर्म के पहले तो लक्षणों की बात करें। अब सबसे पहली चीज, जिम्नोस्पर्म सबसे पहले सफल स्थलीय पादप हैं। ये पूर्ण रूप से सफल स्थलीय पादप हैं, पूर्ण रूप से सफल स्थलीय पादप हैं। इसका मतलब इन्हें निषेचन के लिए अब जल की आवश्यकता नहीं होगी। निषेचन के लिए जल की आवश्यकता शैवालों को थी, ब्रायोफाइट्स को थी और टेरिडोफाइट्स को। जिम्नोस्पर्म्स को अब निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती। तो जिम्नोस्पर्म्स पूर्ण रूप से सफल स्थलीय पादप है। ठीक है, पूर्ण रूप से सफल स्थलीय पादप है क्योंकि या चूंकि इन्हें निषेचन हेतु जल की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो पूर्ण रूप से सफल स्थलीय पादप हैं। पूर्ण रूप से सफल स्थलीय पादप का मतलब
अब इनको निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होगी। तो अब इनका आवास कहां है, कहां कहां मिलते हैं जिम्नोस्पर्म्स? तो आप हिल स्टेशन जाते होंगे, शिमला, कश्मीर, अगर आप हिल स्टेशन गए बच्चों तो वहां पे आपको लंबे लंबे वो कॉनिफर के पेड़ दिखते हैं। वो सब किसका उदाहरण है? जिम्नोस्पर्म्स। तो हिल स्टेशंस का मतलब ठंडे क्षेत्र जहां पर शीतोष्ण क्षेत्र में अनुकूलित हैं। तो आवास जो है ठंडे शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब वैसे तो ये ठंडे शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसका मतलब ये है कि ये ठंडे क्षेत्र में यानी टेम्परेट एरियाज में है, सारे हिल स्टेशंस में मिलते हैं। अब हिल स्टेशंस पर आपको मालूम होगा बच्चों ठंड ज्यादा होती है, वायु वेग भी ज्यादा होता है। तो वायु वेग ज्यादा होता है और जल कम होता है। हाँ भाई, हम लोग तो ये सोचते हैं सर डेजर्ट है, मरुस्थल है, वहां पर जल कम है। अरे लेकिन शीतोष्ण क्षेत्र जो है, ठंडे क्षेत्र हैं, वहां पर भी आर्द्रता, नमी तो है नहीं, शुष्क वातावरण है, तो जल क्या होता है? कम। इसका मतलब जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो अधिक वायु वेग और कम जल वातावरण के लिए अनुकूलित होते हैं। इसका मतलब आपको यहां पर ध्यान रखना है, जिम्नोस्पर्म्स कम जल मात्रा एवं अधिक वायु वेग के लिए अनुकूलित होते हैं। हाँ, अजीब लग रहा है कि सर ये तो ठंडे क्षेत्रों में है, फिर भी आप कह रहे हो कम जल मात्रा। बिल्कुल, मरुस्थल में भी कम जल होता है, ठंडे शीतोष्ण क्षेत्रों में, शुष्क वातावरण में भी जल कम होगा। इसका मतलब अगर इनमें जल कम है तो ये किस प्रकार का अनुकूलन दर्शाएंगे? ये ज़ेरोफिटिक अनुकूलन दर्शाएंगे। हां, ज़ेरोफिटिक का मतलब तो सर मरुस्थल वाला अनुकूलन होता है ना? ज़ेरोफिटिक का मतलब है मरुस्थल वाला अनुकूलन। तो सर यह तो ठंडे क्षेत्रों में है, शीतोष्ण क्षेत्रों में है। हां, ठंडे क्षेत्र में है, शीतोष्ण क्षेत्र में है, मरुस्थल में नहीं है, फिर भी अनुकूलन मरुस्थल जैसा ही है। क्यों? क्योंकि जिन ठंडे क्षेत्रों में ये रहते हैं वहां पर जल की मात्रा कम होती है, तो ये अपने आप को कम जल की मात्रा के हिसाब से ही अनुकूलित करते हैं। मतलब इनमें अनुकूलन किस तरह का देखा जाता है? जैसा मरुस्थल में देखा जाएगा। मतलब इनमें पत्तियों का आकार छोटा होगा, पत्तियां ऐसे नीडल रूपी, सुई रूपी होंगी, ताकि उनमें वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो सके। हाँ ठीक है, तो क्या बात हो रही है भाई? पहला अपन ने देखा जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो पूर्ण रूप से सफल स्थलीय पादप हैं। पूर्ण रूप से सफल स्थलीय क्यों हैं? क्योंकि अब इनको निषेचन के लिए जल नहीं चाहिए। निषेचन के लिए जल शैवाल को चाहिए था, ब्रायोफाइट्स को, टेरिडोफाइट्स को, जिम्नोस्पर्म्स को नहीं चाहिए। आवास इनका ठंडे शीतोष्ण क्षेत्रों में मिलेंगे। हिल स्टेशंस पे जब आप जाते हो तो बड़े बड़े वृक्ष आपको दिखाई देते हैं, वो कॉनिफर्स के, क्रिसमस के पेड़ दिखाई देते हैं। वो सब किसका उदाहरण है? जिम्नोस्पर्म्स के उदाहरण है। ठीक है, और क्योंकि वहां पे कम वायु वेग भी ज्यादा होगा और कम जल मात्रा के लिए अनुकूलित है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? ज़ेरोफिटिक अनुकूलन कहेंगे। फिर अब संवहनीय पादप तो होंगे ही, संवहनीय उत्तक इनमें होगा। टेरिडोफाइट्स में आ गया था तो इनमें भी संवहनीय उत्तक होगा, और संवहनीय उत्तक होंगे तो इनको हम वैस्क्यूलर फेनेरोगैम्स कहेंगे। जाइलम होगा, फ्लोएम होगा, बट सेम वही कंडीशन। जाइलम होगा लेकिन उसमें वेसल्स या वाहिकाएं नहीं होंगी, फ्लोएम होगा लेकिन उसमें कंपेनियन सेल्स नहीं होंगे। तो नेक्स्ट फीचर क्या है भाई? जिम्नोस्पर्म्स में संवहनीय उत्तक उपस्थित होगा, है ना? मतलब इनको क्या कहेंगे भाई? वैस्क्यूलर फेनेरोगैम्स। क्या कहोगे? वैस्क्यूलर फेनेरोगैम्स कहोगे। लेकिन फर्क है कि
जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होंगे और वही फ्लोएम में सहाय कोशिकाएं यानी कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होंगे। ये तो सेम लक्षण टेरिडोफाइट में भी है। एक चीज, फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होते, लेकिन कंपेनियन सेल्स के स्थान पर एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं होती हैं, है ना। तो इनके अंदर कंपेनियन सेल्स के स्थान पर एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो अगर आपसे पूछ लें फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं हैं और फ्लोएम में एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं हैं, तो फ्लोएम में एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं जो हैं वो किसका विशेष लक्षण होगा? जिम्नोस्पर्म्स का विशेष लक्षण होगा। तो जिम्नोस्पर्म्स में सहाय कोशिकाएं या कंपेनियन सेल्स तो नहीं है, लेकिन उसके स्थान पर क्या मिलेंगी? एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं मिलेंगी। ठीक है, तो संवहनीय ऊतक है और एम्ब्रियोफाइटा तो है ही। ये भी क्या होंगे? भ्रूण तो बनेगा ही। सब के सब क्या होंगे? एम्ब्रियोफाइटा, भ्रूण का निर्माण होगा। अब भाई टेरिडोफाइट से विकसित हुए हैं, तो टेरिडोफाइट्स की मुख्य काय याद है? मैंने कहा था टेरिडोफाइट्स की मुख्य काय भी तने, जड़ और पत्ती में विभेदित है। जिम्नोस्पर्म्स की भी तने, जड़ और पत्तियों में विभेदित है। टेरिडोफाइट्स की मुख्य काय भी द्विगुणित थी, इनकी मुख्य काय भी द्विगुणित होगी, बीजाणुभेद सेम। अब जो टेरिडोफाइट्स का मुख्य था, मेन प्लांट बॉडी द्विगुणित स्पोरोफाइट थी जो तने, जड़ और पत्तियों में विभेदित थी। जिम्नोस्पर्म्स की भी मुख्य काय द्विगुणित स्पोरोफाइट है जो तने, पत्ती और जड़ों में विभेदित होगी। ठीक है, तो यहां पर भी नेक्स्ट क्या है? जिम्नोस्पर्म्स की मुख्य पादपकाएं ठीक है, मुख्य पादपकाएं वही द्विगुणित बीजाणुद्भिद है जो तने, जड़ एवं पत्ती में विभेदित होती है। ठीक है, तो ये लक्षण टेरिडोफाइट का भी था, ये लक्षण आपके पास जिम्नोस्पर्म का भी है। ठीक है, अब इनमें तने भी हैं, जड़ भी हैं और पत्ती भी हैं। क्या क्या लक्षण है? तो सबसे पहले अपन बात करें तने की या स्टेम की, तो इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है। एक शाखित तना यानी ब्रांच्ड, और एक अशाखित तना यानी अनब्रांच्ड। तो पाइनस और सेड्रस शाखित हैं और साइकस में तना अशाखित है। तो अशाखित तना किस में मिलेगा भाई? साइकस में। और पाइनस और सेड्रस में आपको कैसा मिलेगा? शाखित तना। तो ये तो शाखित और अशाखित तने की बात हो गई। फिर जड़ों की बात करें तो दो विशेष प्रकार की जड़ याद रखनी है। हां, एक कोरेलॉइड रूट्स और एक माइकोराइजल रूट्स। कोरेलॉइड रूट किसमें पाए जाते हैं? साइकस में। और माइकोराइजल रूट्स किसमें पाए जाते हैं? पाइनस में। बेहद इंपॉर्टेंट है कोरेलॉइड रूट, सीसी याद रखना। साइकस में कोरेलॉइड जड़ें होती हैं। ये कहां पढ़ी थी अपन ने? इन जड़ों के साथ, हां, नील हरित शैवाल सहजीविता दर्शाती है। कौन सी नील हरित शैवाल? जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। नॉस्टॉक और एनाबीना याद है?
नॉस्टॉक और एनाबीना नीलहरित शैवाल है जो कोरलोइड रूट साइकस की कोरलोइड जड़ों के साथ सहजीविता दर्शाती थी। और यहां पर कवक पाइनस के साथ माइकोराइजा में कौन सहजीविता दर्शाता है? कवक। कितनी बार देखा है माइकोराइजा हमने? तो दो विशेष प्रकार की जड़ें हैं जो जिम्नोस्पर्म्स में आपको याद रखनी हैं। साइकस में कैसी जड़ें हैं? कोरेलॉइड रूट्स। इसका मतलब इन जड़ों के साथ नाइट्रोजन स्थिर करने वाली नीलहरित शैवाल पाई जाएंगी, नॉस्टॉक एनाबीना। और माइकोराइजल रूट जो हैं, माइकोराइजा जो पाइनस की जड़ों में है, किसके साथ सहजीविता है? कवक के साथ। और क्या मदद करता था माइकोराइजा? जल और खनिज का अवशोषण करने में। और यहां पर क्या काम करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नीलहरित शैवाल जल व खनिज अवशोषण। ठीक है, तो ये माइकोराइजा के रूट्स जड़ें हैं वो किस पादप में होंगी या कौन से जिम्नोस्पर्म में होंगी? पाइनस में। और कोरलोइड की जड़ें किस में होंगी? साइकस में होंगी। ठीक है, तो तना अपन ने देख लिया, जड़ अपन ने देख ली। अब किसकी बात करेंगे? पत्ती में। अब सुनो, अभी अपन ने देखा कि जो पत्तियां हैं जिम्नोस्पर्म्स की, उनमें ही कैसा अनुकूलन देखा जाएगा? ज़ेरोफिटिक अनुकूलन, है ना। अभी अपन ने देखा था कि जिम्नोस्पर्म्स किस वातावरण में रहते हैं? रहते तो ठंडे वातावरण में है, शीतोष्ण क्षेत्रों में, लेकिन वहां पर जल की कमी में रहते हैं। मतलब जल की कमी में रहते हैं, इसलिए ज़ेरोफिटिक अनुकूलन दर्शाएंगे। और ज़ेरोफिटिक अनुकूलन का तात्पर्य ही है कि कम जल वाली अवस्था में वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करके रखो, जल की हानि कम करो। तो जल की हानि कम कौन करेगा? पत्तियां। कैसे? एक तो ये सुई आकार की होती है। ये कैसी होती है? नीडल आकार की। तो सुई के कारण, सुई के आकार की होगी, क्षेत्रफल कम होगा, वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी। फिर इनमें क्यूटिकल की मोटी परत होती है। क्यूटिकल की मोटी परत है। क्यूटिकल एक वैक्स है, वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करेगा। और अंदर की ओर धसे हुए रंध्र रहते हैं। रंध्र अंदर की ओर धसे हुए रहते हैं, जिसे हम कहते हैं संकन सोमेटा। तो ये तीनों क्या करते हैं? ये तीनों लक्षण वाष्पोत्सर्जन दर में कमी लेकर आते हैं। और वाष्पोत्सर्जन की दर में कमी लाने वाले ये लक्षण ज़ेरोफिटिक अनुकूलन होंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या बात किया बच्चों? जिम्नोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं। हमने देखा जिम्नोस्पर्म की जो मुख्य काय है, मेन प्लांट बॉडी, द्विगुणित है, बीजाणुद्भिद उसे कहेंगे, और तने, जड़ और पत्तियों में विभेदित होगी। तने की खासियत हमने देख ली, किन्हीं पादपों में, किन जिम्नोस्पर्म्स में शाखित तने होते हैं, किसमें अशाखित तने हैं। फिर जड़ों की बात कर ली कि साइकस के अंदर विशेष प्रकार की कोरलोइड जड़ें हैं, पाइनस में विशेष प्रकार की माइकोराइजा की जड़ें हैं। और अपन ने देख लिया पत्तियों में ज़ेरोफिटिक अनुकूलन है। पत्तियां छोटी सुई जैसी हैं, क्षेत्रफल कम है, ऊपर एक वैक्स की परत है, क्यूटिकल, और धसे हुए रंध्र हैं। इन सब के कारण वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब नेक्स्ट लक्षण आपको याद रखना है, ये तो ठीक है पत्तियां। अब जिम्नोस्पर्म्स में द्वितीयक वृद्धि होगी। हाँ, जिम्नोस्पर्म्स में बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, बड़े बड़े चौड़े चौड़े भूरे भूरे स्तंभ, स्टेम, तने पाए जाते हैं। तो इनमें क्या होगी? द्वितीयक वृद्धि। तो आपको नेक्स्ट पता होना चाहिए कि जिम्नोस्पर्म्स में द्वितीयक वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ उपस्थित होगी। ठीक है, द्वितीयक वृद्धि देखी जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, बीज बनेंगे। अगर जिम्नोस्पर्म्स में बीज बनेंगे भाई,
तो जिम्नोस्पर्म्स विषम बीजाणुता दर्शाएंगे या सम बीजाणुता? विषम बीजाणुता। सारे जिम्नोस्पर्म्स विषम बीजाणुता दर्शाएंगे। तो सभी जिम्नोस्पर्म्स क्या है भाई? हेटेरोस्पोरस। सभी जिम्नोस्पर्म्स हेटेरोस्पोरस का मतलब विषम बीजाणुता दर्शाते हैं। बीज बनने के लिए सबसे पहली चीज ही क्या चाहिए थी? विषम बीजाणुता। तो सारी शैवाल सम बीजाणु थे, सारे ब्रायोफाइट सम बीजाणु, अधिकांश टेरिडोफाइट सम बीजाणु, केवल 5 एजोला, आइसोइटीज, मार्सेलिया, सेलेजिनेला, सैल्विनिया, केवल 5 टेरिडोफाइट्स ने सबसे पहले विषम बीजाणुता दर्शाई थी। बीज के लिए आवश्यक लक्षण दर्शाए थे, लेकिन बीज कौन बनाएगा? सबसे पहले जिम्नोस्पर्म्स। इसलिए सभी जिम्नोस्पर्म्स क्या होंगे? हेटेरोस्पोरस। फिर नेक्स्ट आपको यह भी ध्यान रखना है कि अधिकांश जिम्नोस्पर्म्स डाइशियस होते हैं, द्विलिंगाश्रयी। डाइशियस मतलब नर व मादा पादप अलग, नर एवं मादा पादप भिन्न। ठीक है, नर अलग है, मादा पादप अलग है, डाइशियस है। लेकिन इसमें अपवाद, पाइनस है ना। पाइनस एकमात्र पादप है जो एक लिंगाश्रयी है, मोनोइशियस। मोनोइशियस का मतलब नर व पादप अंग एक ही पादप पर, है ना। जब नर और मादा लैंगिक अंग एक ही पादप पर पाए जाएं तो उस पादप को क्या कहते हैं भाई? मोनोइशियस। उन पादप को क्या कहेंगे? मोनोइशियस। और मोनोइशियस पादप कौन सा हो गया आपके पास? पाइनस। ठीक है, तो क्या क्या लक्षण ध्यान रखने हैं? जिम्नोस्पर्म्स में क्या देखा जा रहा है? द्वितीयक वृद्धि देखी जाएगी। सारे के सारे जिम्नोस्पर्म्स होंगे विषम बीजाणु, अलग अलग तरह के जीवाणु मतलब बीजाणु बनाएंगे, लघु बीजाणु बनाएंगे, गुरु बीजाणु बनाएंगे। और वैसे अधिकांश जिम्नोस्पर्म्स डाइशियस हैं, मतलब नर पादप अलग होगा, मादा पादप अलग होगा। लेकिन कैसा कौन सा ऐसा जिम्नोस्पर्म नहीं है? पाइनस। पाइनस एक अपवाद है, वो मोनोइशियस है, एक ही पादप पे नर और मादा अंग पाए जाते हैं। ठीक है भाई, तो अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के जीवन चक्र की। ठीक है, अब जिम्नोस्पर्म का जीवन चक्र कैसे सुनेंगे, ध्यान देंगे। जिम्नोस्पर्म का जीवन चक्र समझने के लिए आपको पहले तो मालूम होना चाहिए नर पादप अलग हैं, मादा पादप अलग हैं, सही बात। और मुख्य पादप नर भी हो या मादा हो, होगी द्विगुणित बीजाणुद्भिद। तो मेरे पास 2 पादप मैंने ले लिए यहां पर, नर बीजाणुद्भिद n और मादा बीजाणुद्भिद 2n। ठीक है, नर और मादा अलग अलग क्यों लिया? क्योंकि नर और मादा अलग अलग हैं। जिम्नोस्पर्म्स में नर पादप अलग है, मादा पादप अलग है। अब बीजाणुद्भिद मतलब 2n है। ठीक है, नर अलग है, मादा अलग है। अब सुनेंगे, नर पादपों में और मादा पादपों में, दोनों में आपको क्या होगा? सुनो, नर शंकु क्या बनेंगे भाई? नर शंकु होंगे। यहां पर मादा शंकु होंगे। नर शंकु और मादा शंकु।
ठीक है, नर शंकु, एक मिनट, यहां पर माइक्रोस्पोरोफिल्स, यहां पर मेगास्पोरोफिल्स। हाँ बच्चों, एक सेकेंड, अभी हम देखेंगे क्या है सर ये। यहां पर लघु बीजाणुधानी, यहां पर बीजांड यानी गुरु बीजाणुधानी। ठीक है, अब इनमें मियोसिस और लघु बीजाणु, एक्चुअली इसको मुझे नीले से बनाना चाहिए। यहां पर क्या होगा, गुरु बीजाणु। ठीक है बच्चों, क्या है सर ये, क्या है लघु बीजाणु, नर शंकु, मादा शंकु। आओ इसको अपन एक डायग्राम से समझते हैं बच्चों। ठीक है, ये मैंने एक नर जिम्नोस्पर्म बना दिया, मतलब मैंने यहां पर नर बीजाणुद्भिद बना दिया। और यहां पर मैंने एक मादा बीजाणुद्भिद बना दिया। ठीक है भाई, नर मादा बीजाणुद्भिद बना दिए मैंने। क्या होगा, तने पत्तियां बना ले, एक मिनट, नीडल, हाँ ठीक है भाई, यहां पर भी पत्तियां बना देते हैं। और आपको पता ही है ये पत्तियां हैं। अब बीजाणुद्भिद मतलब पत्तियों पर बीजाणु बनेंगे। बीजाणुद्भिद का मतलब है पत्तियों पर क्या बनेंगे भाई, बीजाणु बनते हैं। बिल्कुल सही। तो अब सुनो, नर है बच्चों, ये कैसा पादप है, नर बीजाणुद्भिद। तो आपको पता है ये नर मेन है, तो यहां पर तो छोटे छोटे क्या बनने चाहिए, लघु बीजाणु बनने चाहिए। और मादा बीजाणुद्भिद है, वहां पर बड़े बड़े गुरु बीजाणु बनने चाहिए। तो अब सबसे पहले तो ये जो पत्तियां हैं, ये इन पत्तियों का पूरा संगठन है, जिसको अपन शंकु कहोगे। कहोगे ना, पत्तियों के संगठन को शंकु कहोगे। तो ये नर शंकु है, पत्तियों का समूह। यहां पर ये पत्तियों का समूह जो है वो मादा शंकु है। ठीक है, तो नर शंकु और मादा शंकु तो आपको समझ आ गए। ठीक है, नर शंकु में ये पत्तियां हैं, इन पत्तियों को माइक्रोस्पोरोफिल्स कह दिया, और इन पत्तियों को मेगास्पोरोफिल्स कह दिया। अब जो ये माइक्रोस्पोरोफिल्स है पत्ती बच्चों, ये ला, इन माइक्रोस्पोरोफिल्स पत्ती पर मैंने कह दिया बीजाणुधानी होंगी। ये रहे मैंने पास, ये मैंने क्या बना दिए,
लघु बीजाणुधानी बना दिए और इनके अंदर ये छोटे छोटे मियोसिस से क्या बनेंगे? लघु बीजाणु। इसी तरह से यहां पर मेगास्पोरोफिल्स पर भी बीजाणुधानी होंगी, उसको अपन ने नाम दे दिया गुरु बीजाणुधानी, यानी बीजांड कह दिया। और इसके अंदर थोड़े बड़े आकार के बीजाणु होंगे जिनको अपन ने क्या नाम दे दिया? गुरु बीजाणु। ठीक है, तो अपन ने नर पादप है, नर पादप में पत्तियां हैं, पत्तियों के संगठन को, पत्तियों पर ही बीजाणु बनेंगे, तो पत्तियों को कह दिया स्पोरोफिल्स। और ये सभी माइक्रोस्पोरोफिल्स का संगठन क्या कहलाएगा? नर शंकु। और मेगास्पोरोफिल्स का शंकु क्या कहलाएगा? मादा शंकु। नर शंकु क्यों कहा, माइक्रोस्पोरोफिल्स क्यों कही? क्योंकि ये नर पादप है, इसमें लघु बीजाणु बनेंगे। लघु बीजाणु किसके अंदर बनेंगे? लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी किसके अंदर होंगी? किसके पास, क्या किससे जुड़ी होंगी? पत्तियों, माइक्रोस्पोरोफिल्स। और पत्तियों के संगठन को क्या कह दिया? नर शंकु। मादा में गुरु बीजाणु बनेंगे। गुरु बीजाणु किसके अंदर बनेंगे? गुरु बीजाणुधानी में बनेंगे। गुरु बीजाणुधानी किन पत्तियों पर होंगे? मेगास्पोरोफिल्स। और मेगास्पोरोफिल्स के पूरे संगठन को अपन ने क्या कह दिया? मादा शंकु। है ना भाई? तो यही तो मैंने यहां पर बताया, लघु बीजाणु मियोसिस से बनेंगे किसके अंदर? लघु बीजाणुधानी में, जो किन पत्तियों पर होंगी? माइक्रोस्पोरोफिल्स। और उन पत्तियों के संगठन को क्या कहेंगे? कलेक्शन को नर शंकु। गुरु बीजाणु मियोसिस से बनेगा, किन में बनेगा? बीजांड यानी गुरु बीजाणुधानी में बनेगा। वो किन पत्तियों पर है? मेगास्पोरोफिल्स। मेगास्पोरोफिल्स किन शंकु के संगठन को क्या कहेंगे? मादा शंकु कह देंगे। तो नर पादप अलग है, मादा पादप अलग है। ठीक है, लघु बीजाणु बन गए, गुरु बीजाणु बन गए। अब टेरिडोफाइट्स में बताया था, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में बताया था कि लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद बनाएंगे। लघु बीजाणु क्या बनाते हैं? लघु बीजाणु विकसित होकर क्या बनाएंगे? नर युग्मकोद्भिद, मेल गैमीटोफाइट, जिसे हम परागकण कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? परागकण, या जिसे हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स। इसी तरह से गुरु बीजाणु है। गुरु बीजाणु किसका निर्माण करेगी? मादा युग्मकोद्भिद का। किसका निर्माण करेगी? मादा युग्मकोद्भिद का। इस मादा युग्मकोद्भिद में आर्किगोनिया होगा। ठीक है, तो लघु बीजाणु बना, उधर गुरु बीजाणु बना बच्चों। लघु बीजाणु किसमें विकसित हुआ? नर युग्मकोद्भिद, जिसे परागकण कहते हैं, पोलन ग्रेन्स। हां, मादा युग्मकोद्भिद ने आर्किगोनिया बनाया और एक भ्रूण पोष भी बना दिया। भ्रूण पोष, जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। अब नर युग्मकोद्भिद बना बच्चों परागकण, इसके अंदर नर युग्मक होगा। इस परागकण के भीतर क्या होगा? नर युग्मक होगा, एन। आर्किगोनिया में अंड कोशिका, एग, एन। अब ये निषेचन दर्शाएंगे। क्या दर्शाएंगे? निषेचन। निषेचन से ये क्या बनाएंगे? निषेचन से बनेगा युग्मनज। युग्मनज से बनेगा भ्रूण।
और भ्रूण से नया पादप बन जाएगा। ठीक है, वापस देखो क्या हुआ, आ जाओ। ये पूरा चक्र है और इस पूरे चक्र को ध्यान से मैं डिप्लॉन्टिक चक्र भी कहूंगा। इस पूरे चक्र को क्या कहेंगे? डिप्लॉन्टिक चक्र। ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा हूं। लघु बीजाणु तक क्लियर था सिस्टम, गुरु बीजाणु तक क्लियर था। ठीक है ना? यहां पर लघु बीजाणु बन गए और यहां पर मादा बीजाणु बन गए। फिर लघु बीजाणु ने क्या विकसित किया? नर युग्मकोद्भिद। और गुरु बीजाणु ने क्या विकसित किया? मादा युग्मकोद्भिद। ये नर एक मिनट, ये लघु बीजाणु है ना बच्चों, इन लघु बीजाणु ने मैंने कह दिया क्या बना दिया? परागकण। ठीक है, इन लघु बीजाणु ने क्या बना दिया? नर युग्मकोद्भिद यानी परागकण बना दिए परागकण। हां, पोलन ग्रेन्स। अब ये परागकण को मादा तक पहुंचना है। इस परागकण के अंदर नर युग्मक है ना? अब देखो इसको कैसे बनाएं। इधर देखो, ये रहा लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर है लघु बीजाणु। इसने क्या बना दिए भाई? परागकण बना दिए। विकसित होकर इसने परागकण बना दिए। ये रहा परागकण और इसके अंदर एक नर युग्मक है। ये नर युग्मक है इस परागकण के अंदर, और ये क्या है आपके पास? परागकण। नर युग्मकोद्भिद है क्योंकि इसके अंदर नर युग्मक है। अब इस परागकण को सबसे पहले तो मादा पादप के पास पहुंचना है। ये रहा मादा पादप, ये मादा पादप मान लेते हैं, ये उसमें पत्ती है। ठीक है, ये बीजाणुधानी है और यहां के अंदर, इसके अंदर गुरु बीजाणु जो है, उस गुरु बीजाणु में किसमें विकसित हुआ भाई? गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद बना और ये रहा मादा युग्मकोद्भिद। मादा युग्मकोद्भिद में ये आर्किगोनिया है और इसके अंदर ये अंड कोशिका है। ठीक है, तो ये तो मादा संरचना है, ये नर संरचना है। सबसे पहले इस परागकण को कहां पहुंचना पड़ेगा? इस परागकण को मादा पादप तक पहुंचना पड़ेगा। कैसे पहुंचेगा? उड़कर, परागण के द्वारा, पॉलिनेशन, और वायु के द्वारा परागण होगा। वायु के द्वारा परागण होगा और ये परागकण कहां पर पहुंचेगा? मादा के पास पहुंचेगा, है ना? तो क्या हुआ बच्चों? यहां पर लघु बीजाणु ने विकसित होकर नर युग्मकोद्भिद तो बना दिया। अब नर युग्मकोद्भिद किसे कहोगे? नर युग्मकोद्भिद आप परागकणों को कहोगे। ये परागकण मादा तक कैसे पहुंचे? ये परागकण मादा तक पहुंचे वायु द्वारा। वायु द्वारा परागण या पॉलिनेशन के द्वारा पहुंच गए। अब इनके अंदर नर युग्मक था। नर युग्मक अब अंड कोशिका को निषेचित करेगा। नर युग्मक अंड कोशिका को निषेचित करेगा। इस निषेचन के लिए किसी जल की आवश्यकता नहीं है। इस निषेचन में एक पराग नलिका का निर्माण होगा। निषेचन में क्या होगा? एक पराग नलिका का निर्माण होगा। उस पराग नलिका से होते हुए नर युग्मक अंड कोशिका को निषेचित करेगा। ठीक है, तो कैसे? इधर देखें, इसी को मैं आगे विस्तार से बना रहा हूं। एक सेकेंड, ये मेरे पास मादा पादप है, ये मादा बीजाणुद्भिद है, मैंने बना दिया। ठीक है, इस मादा बीजाणुद्भिद में
ये अंदर आर्कीगोनिया है और इसके अंदर ये अंड कोशिका है। ठीक है, क्या हुआ? ये परागकण उड़ते हुए वायु द्वारा परागकण कहां पहुंच गया भाई? परागकण जिसके अंदर क्या है? ये नर युग्मक है। परागकण के अंदर क्या है भाई? ये नर युग्मक है। ये पहुंच गया वायु के द्वारा मादा पर पहुंच गया। अब क्या होगा? इस परागकण से एक पराग नलिका निकलेगी। क्या निकलेगी भाई? ये एक पराग नलिका निकलेगी और ये पराग नलिका के माध्यम से ये जो नर युग्मक है वो अंड कोशिका को निषेचित करेगा। ठीक है, तो नर युग्मक तो गतिशील अब है नहीं और निषेचन के लिए जल की आवश्यकता भी है नहीं। सही बात भाई। अभी तक तो अपन ने निषेचन ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में पढ़ा था कि नर युग्मक गतिशील होते हैं, जल से वो खुद तैर के पहुंच सकते हैं। यहां पर तो कोई जल है नहीं। पहले तो वायु के द्वारा परागकण मादा बीज तक पहुंच गए, उसके बाद परागकण से एक पराग नलिका निकली, उस पराग नलिका के माध्यम से नर युग्मक अंड कोशिका को निषेचित करते हैं। तो ये जो निषेचन की प्रक्रिया है ना, किसमें निषेचन की प्रक्रिया? जिम्नोस्पर्म्स में, अनावृत बीजियों में, उसे हम सिफोनोगैमी कहते हैं। निषेचन की प्रक्रिया का मतलब है, सिफोनोगैमी का मतलब है निषेचन में कौन काम करेगा? पराग नलिका के माध्यम से। निषेचन कैसे होगा? पराग नलिका के माध्यम से। अभी तक तो अपन निषेचन के लिए जूडियोगैमी कह रहे थे बच्चों। ब्रायोफाइट्स में भी जूडियोगैमी कहा, टेरिडोफाइट्स में भी जूडियोगैमी कहा। क्यों? नर युग्मक गतिशील थे, पानी से तैरते हुए अंड कोशिका को निषेचित करते थे। यहां पर नर युग्मक गतिशील होंगे नहीं और एक पराग नलिका से होते हुए अंड कोशिका को निषेचित करेंगे। तो पराग नलिका का निर्माण है, इसलिए निषेचन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिफोनोगैमी। ठीक है, तो क्या है? अब क्लियर होगा सिस्टम। लघु बीजाणु तक, गुरु बीजाणु तक देखा था। गुरु बीजाणु ने क्या बनाया? परागकण। लघु बीजाणु ने विकसित होकर क्या बनाया? नर युग्मकोद्भिद या परागकण। ये परागकण उड़कर वायु द्वारा परागन दर्शाकर मादा तक पहुंचे। मादा युग्मकोद्भिद में आर्कीगोनिया ने अंड कोशिका बना दी है। भ्रूणपोष भी बन चुका है। भ्रूणपोष जो पोषण देगा, बीज बनेगा तो बीज में जो पोषण कौन से देगा? ये भ्रूणपोष। ये अगुणित है। हां, आवृत बीजी में, एंजियोस्पर्म्स में अपन पढ़ेंगे भाई, एंजियोस्पर्म्स में अपन पढ़ेंगे, उसमें भी भ्रूणपोष बनता है, उसमें निषेचन के बाद बनता है, इसलिए त्रिगुणित होता है। एंजियोस्पर्म्स में, आवृत बीजियों में भ्रूणपोष निषेचन के बाद बनता है, त्रिगुणित। यहां पर निषेचन से पहले भ्रूणपोष बन गया, जिम्नोस्पर्म्स में अगुणित। फिर नर युग्मक निषेचित कैसे करेंगे? पराग नलिका के द्वारा युग्मनज, निषेचन के द्वारा युग्मनज बनाएंगे। भ्रूण से क्या बन जाएगा? नया पादप। तो क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं? पहला वापस सुनो, जिम्नोस्पर्म्स में नर युग्मकोद्भिद किसे कहा जाता है? परागकण को। यह लिखें पहले तो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि जिम्नोस्पर्म्स में परागकण जिम्नोस्पर्म्स में परागकण या पोलन ग्रेन्स को नर युग्मकोद्भिद
यानी मेल गैमीटोफाइट कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल पहली चीज। दूसरी चीज, ये परागकण वायु के द्वारा परागन दर्शाएंगे और मादा युग्मक बीजाणुद्भिद तक पहुंचेंगे। फिर जिम्नोस्पर्म्स में जो परागन है यानी पॉलिनेशन है वो वायु के द्वारा होगा। वायु के द्वारा परागन को हम क्या कहते हैं? एनीमोफिली। वायु के द्वारा जो परागन होगा उसे क्या कहेंगे? एनीमोफिली। जैसे इसमें उदाहरण होता है, पाइनस में सल्फर वर्षा होती है। तो पाइनस के जो परागन है ना बच्चों, पाइनस के जो परागकण होते हैं पोलन ग्रेन्स, वो पीले रंग के होते हैं। तो हवा से जब वो निकलते हैं ना, हवा से जब वो परागन दर्शाते हैं तो पूरा आसमान पीला पीला हो जाता है, येलो। उसे सल्फर वर्षा कहते हैं। तो पाइनस में सल्फर वर्षा का मतलब है पाइनस में क्या हो रहा है? परागन। पाइनस के परागकण वायु के द्वारा जब जा रहे हैं तो वो पीले रंग के हैं, जिसे सल्फर वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया। निषेचन की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी, पराग नलिका बनेगी, इसलिए सिफोनोगैमी मैंने आपको कह दिया। अब बात है कि इस चक्र को क्या कहेंगे? डिप्लॉन्टिक चक्र, है ना भाई। जिम्नोस्पर्म्स का जो जीवन चक्र है, जिम्नोस्पर्म्स के जीवन चक्र को अपन ने क्या नाम दे दिया? डिप्लॉन्टिक। क्यों? अभी तक तो अपन ने हैप्लोडिप्लॉन्टिक सिस्टम पढ़ा था। अभी तक तो ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में अपन ने हैप्लोडिप्लॉन्टिक चक्र पढ़ा। अगुणित अवस्था भी थी और द्विगुणित अवस्था भी थी। इसलिए अब आप बोलोगे सर यहां पर भी ऐसा है, यहां पर भी ऐसा है, मतलब यहां पर भी द्विगुणित अवस्था है। मुख्य प्रभावी अवस्था तो द्विगुणित है और मियोसिस के बाद अगुणित अवस्था भी हो रही है निर्मित। हां, तो सर यहां पर भी द्विगुणित है, यहां पर भी अगुणित है, दोनों अवस्थाएं हैं, तो इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहना चाहिए था। यहां पर डिप्लॉन्टिक क्यों है? तो सुनो, यहां पर अगुणित अवस्था बन रही है, बिल्कुल बन रही है, लेकिन यहां पर अगुणित अवस्था बहुत छोटी, बहुत रिड्यूस्ड, हासित है। देखो, परागकण जो है उसके अंदर एक युग्मक है। इनकी जो अगुणित अवस्था है, एक अंड कोशिका है, एक भ्रूणपोष है, सब एक या कुछ कोशिकाओं से बना हुआ है युग्मकोद्भिद। इनका जो युग्मकोद्भिद है वो एक या कुछ कोशिकाओं से बना हुआ है, बहुकोशिकीय है ही नहीं, पहला। दूसरा, उसका काम केवल युग्मक बनाने तक ही सीमित है। आज ये मादा युग्मकोद्भिद बना, नर युग्मकोद्भिद बना, इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये एक या कुछ कोशिकाओं से बने हैं और केवल युग्मक निर्माण तक ही सीमित हैं। ब्रायोफाइट्स में युग्मकोद्भिद प्रभावी था, ब्रायोफाइट्स में युग्मकोद्भिद प्रभावी था, बीजाणुद्भिद प्रभावी नहीं था। बीजाणुद्भिद पोषण और भोजन आवास के लिए निर्भर था, लेकिन बहुकोशिकीय था। फुट, सीटे, कैप्सूल से बना हुआ था, बहुकोशिकीय अवस्था थी, इसलिए हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहा। टेरिडोफाइट्स में मुख्य प्रभावी अवस्था बीजाणुद्भिद थी, लेकिन प्रोथैलस युग्मकोद्भिद अवस्था भी स्वतंत्र थी, अलग से रहती थी, बहुकोशिकीय थी। यहां पर जो युग्मकोद्भिद है वो बहुकोशिकीय है ही नहीं, एक या कुछ कोशिकाओं से बनी है। इसमें एक ही कोशिका है परागकण में, आर्किगोनिया में एक अंड कोशिका, भ्रूणपोष छोटी सी एक कोशिका, तो एक से कुछ कोशिकीय तक ही बना हुआ है युग्मकोद्भिद। बहुत छोटा है, अल्पकालिक है, स्वतंत्र जीवी है नहीं, अस्तित्व है नहीं, ये तो पादप, मुख्य पादप से जुड़ा हुआ है और केवल युग्मक निर्माण तक सीमित है।
इसका मतलब इसमें युग्मकोद्भिद बहुत बेचारा है, बहुत ज्यादा बेचारा है, स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं, इसलिए हम अगुणित अवस्था को गिनते ही नहीं जीवन चक्र में। इसलिए इस चक्र को क्या कहेंगे? डिप्लॉन्टिक चक्र, क्योंकि अगुणित अवस्था युग्मकोद्भिद अवस्था नहीं के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर मैं पॉइंट लिख देता हूं भाई। इंपॉर्टेंट क्या है भाई? हां, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है बच्चों, जिम्नोस्पर्म का जीवन चक्र क्या कहलाता है? डिप्लॉन्टिक। क्यों? इनमें युग्मक, एक मिनट, अगुणित युग्मकोद्भिद अवस्था जो है केवल एक अथवा कुछ कोशिकीय होती है। केवल युग्मक निर्माण तक सीमित होती है। स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। अत्यधिक हासित है ना भाई। ये तीनों लक्षण में है ही नहीं बेचारी अगुणित की अवस्था। यह अगुणित युग्मकोद्भिद केवल बहुकोशिकीय है ही नहीं। सबसे पहले तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, अगर हम जिम्नोस्पर्म्स को हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहना चाहिए था, उसके लिए बहुकोशिकीय अवस्था चाहिए थी दोनों। तो बीजाणुद्भिद तो है, लेकिन युग्मकोद्भिद में तो एक या कुछ कोशिकाएं, बहुकोशिकीय है नहीं, स्वतंत्र जीवी भी नहीं है और केवल युग्मक निर्माण में काम कर रही हैं। इसीलिए युग्मकोद्भिद अवस्था का अस्तित्व ही नगण्य है। इसलिए हमने इस जीवन चक्र को क्या नाम दे दिया भाई? डिप्लॉन्टिक। इसलिए जिम्नोस्पर्म्स के जीवन चक्र को अपन ने क्या कह दिया भाई? डिप्लॉन्टिक कह दिया। ठीक है, और एक पॉइंट और यहां पर याद रख लेना आप लोग, ये जो भ्रूणपोष बना है, जिम्नोस्पर्म्स में जो भ्रूणपोष बना है वो अगुणित है, निषेचन से पहले बना है और अगुणित होता है। तो एक पॉइंट और याद रख लेंगे यहां पर, वो ये है कि जिम्नोस्पर्म्स में भ्रूणपोष, जिम्नोस्पर्म्स में भ्रूणपोष निषेचन से पहले निर्मित होता है, अतः अगुणित होता है। ठीक है, तो भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स में भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म है, वो निषेचन से पहले बना है, इसलिए कैसा होगा? अगुणित होगा। ठीक है बच्चों, तो आज अपन ने जिम्नोस्पर्म्स के सामान्य लक्षण देखे हैं। अभी हमने उदाहरण नहीं देखे, जिम्नोस्पर्म्स के वर्ग की बात नहीं की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम जिम्नोस्पर्म्स के वर्ग की बात करेंगे, क्लासेस की, और उनके उदाहरण की बात करेंगे। ठीक है, तो आज हमने मुख्य रूप से जिम्नोस्पर्म का जीवन चक्र समझा है। जीवन चक्र कैसा है? डिप्लॉन्टिक। मुख्य प्रभावी अवस्था बीजाणुद्भिद है, अलग अलग नर और मादा। युग्मकोद्भिद केवल एक से कुछ कोशिकी से बनी है और केवल युग्मक निर्माण तक सीमित है, स्वतंत्र अस्तित्व है नहीं। इसलिए इस जीवन चक्र को अपन ने कह दिया डिप्लॉन्टिक। ठीक है बच्चों, जिम्नोस्पर्म्स का जो वर्ग है, क्लासेस और उदाहरण, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।